नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की जो हमारी तीसरी कक्षा है, अमाशय के बारे में हम बात करेंगे। हमने पहले दो कक्षा में पाचन तंत्र किया है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं तथा मुख गुहा में जो पाचन जीभ, लार व दांत के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी दोस्तों। और आज वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमाशय के बारे में। दोस्तों आज की जो कक्षा है वो बेहतरीन होने वाली है। आज की कक्षा दोस्तों बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं जितना शानदार कंटेंट दूंगा ना, उतना शानदार कंटेंट आपको यूट्यूब पर अन्य कहीं जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों आप ये मान लो कि आज की जो अमावस्या की कक्षा है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा कहीं पे भी। तो दोस्तों ये कक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों आइए कक्षा को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे दोस्तों अमावस्या अर्थात हमने बात की थी जब पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन होता है? मुख गुहा में दोस्तों पाचन होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है दोस्तों? मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों। मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये है दोस्तों हमारी बड़ी आंत, और ये है छोटी आंत दोस्तों, और ये है हमारा अमाशय। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएगा मुख गुहा, ये हमने पढ़ लिया है। मुख गुहा में पाचन जो फर्स्ट टाइम में हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ लिया था, यहाँ पे ग्रसनी था, और ये है ग्रसिका या भोजन नाल है जिसमें पाचन नहीं होता दोस्तों। तो हमने इस यहाँ से पहले पढ़ लिया था मुख गुहा में पाचन ने हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। मुख गुहा में हमने पढ़ा था जीभ पढ़ लिया, लार पढ़ लिया और दांत पढ़ लिया। उसके बाद में दोस्तों जब मुख गुहा में जब पाचन पूरा हो जाता है तो जो मुख गुहा में भोजन की अवस्था है, भोजन की अवस्था या भोजन की जो लुगदी कहते हैं, मुख गुहा के अंदर जो भोजन की अवस्था या लुगदी है उसको दोस्तों बोलस कहते हैं। जब मुख गुहा में जीभ, लार व दांत के द्वारा पाचन पूरा हो जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोस में हो जाता है दोस्तों, जब टाइलिन, लार ग्रंथि द्वारा निकलने वाला टाइलिन या एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है दोस्तों। यहाँ पर पाचन प्रक्रिया पूरा होने के बाद में जो भोजन की लुगदी अवस्था है वो बोलस कहलाती है। बोलस के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने बात की थी एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है दोस्तों? एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस दोस्तों क्या करता है? एपिग्लोटिस होता है उसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। हमने बात की थी एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी या फिर पुलिस ट्रैफिक मैन भी, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। अर्थात ये पुलिस की तरह, ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। अर्थात भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जब श्वास आती है तो भोजन वाली नली बंद कर देता है, जब भोजन आता है तो श्वास वाली नली पर बंद कर देता है और भोजन नाल में चले जाता है। इसलिए एपिग्लोटिस होते हैं वो ग्रसनी में होता है दोस्तों। यहाँ पर मिड पॉइंट पर होता है ग्रसनी और ग्रास नाल के। उसके बाद में हमने दोस्तों ये बात की थी, ये हमारी है ग्रास नाल। यहाँ पर है ग्रास नाल है, वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रास नाल दोस्तों। और हमने बात की थी ग्रास नाल में भोजन की जो प्रक्रिया होती है अर्थात क्रिया होती है, वो उस क्रिया को क्या नाम कह देते हैं? क्रमानुकुंचन क्रिया दोस्तों। क्रमानुकुंचन क्रिया। जब भोजन मुख में जब बोलस जो भोजन की अवस्था हो जाती है पचने के बाद में, बोलस जब वहाँ से ग्रसनी से होकर ग्रसिका से सीधा अमाशय के अंदर आता है, तो दोस्तों जो अमाशय के बीच में जो 25 सेंटीमीटर की जो लंबाई की जो ग्रासनाल होती है, उसमें अगर भोजन सीधा गिरेगा, धड़ाम से जैसे सीधा गिरेगा तो अमाशय को दोस्तों चोट पहुंच जाती है। इसलिए भोजन एकदम से सीधा नहीं गिरता है, वो धीरे धीरे अवस्था में आता है। अर्थात यहाँ पर एक क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है ग्रासनाल के अंदर। ग्रास नाल के अंदर किसकी क्रिया होती है दोस्तों? क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से भोजन धीरे धीरे नीचे सिरकता है और अमाशय में दोस्तों प्रवेश कर जाता है। तो भोजन धीरे धीरे नीचे खिसक के अमाशय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? क्रमानुकुंचन क्रिया कहलाते हैं। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि क्रमानुकुंचन क्रिया किस भाग में होती है, तो वो ग्रास नाल में होती है। ग्रास नाल की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर है वो ग्रास नाल की लंबाई होती है। ग्रास नाल में पाचन दोस्तों नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। ग्रास नाल में पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, और उसकी जो क्रिया है वो क्रमानुकुंचन क्रिया कहलाती है दोस्तों। जो मुख में भोजन की लुगदी अवस्था है वो बोलस कहलाती है। यहाँ पर ग्रसनी में एपिग्लोटिस होता है, वो भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर ग्रास नाल है, उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। ग्रास नाल के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता दोस्तों। उसके बाद में हमारा शुरू होता है दोस्तों अमाशय। ग्रास नाल के जो आगे जो पाचन है वो दोस्तों अमाशय में होगा। जैसे
ग्रास नाल के जो आगे का पाचन है दोस्तों वो अमाशय में होगा। ये है हमारा, मान लो कि अमाशय। अमाशय में दोस्तों 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है दोस्तों ये कहलाता है दोस्तों कार्डियक। पहला भाग है अमाशय का, ये कहलाता है दोस्तों कार्डियक भाग कहलाता है। दूसरा भाग है यहाँ पर वो कहलाता है दोस्तों फंडिक, कार्डियक फंडिक। और तीसरा भाग है पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब आपको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट्स बनाते चलना है। जो भी मैंने ग्रसनी और ग्रास नाल के बारे में जो पॉइंट बताए थे, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, क्रमानुकुंचन क्रिया होती है और इसमें पाचन नहीं होता है। ये तीनों फैक्ट उसमें लिख लेना ग्रास नाल में दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से नोट शुरू करते हैं। आप अमाशय हेडिंग डालें दोस्तों और अमाशय के अंदर कुछ पॉइंट लिखना शुरू करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाऊंगा दोस्तों और ऐसा कंटेंट लिखाऊंगे कि ये कहीं पे भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा और एक भी प्रश्न अमाशय से बाहर नहीं जाएगा। ये मान लो कि जिस पेपर में अमाशय से प्रश्न नहीं आएगा या फिर इस क्लास से प्रश्न नहीं आएगा वो पेपर 100% रद्द होगा दोस्तों। ठीक है, हमारी जो कक्षा है उसमें जैसे अमाशय है, अमाशय में आप पहला पॉइंट लिखो या फिर यहाँ से शुरू करो। आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग। अमाशय दोस्तों कैसा है? आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग। दोस्तों कैसा भाग है दोस्तों? थैलीनुमा भाग। पहला पॉइंट लिख लिया। अमाशय के अंदर आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग। दोस्तों अमाशय की आकृति कैसी होती है? दूसरा पॉइंट लिख लो आप, आकृति जय आकार की। दोस्तों अमाशय जैसे कैसी आकृति होती है, अभी हमने बढ़िया आकार कैसी आकृति होती है दोस्तों? अमाशय जय आकार की होती है। दोस्तों अमाशय की जो स्थिति है वो कहाँ स्थित होता है? अमाशय की स्थिति क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो अमाशय है वो है डायफ्राम के नीचे। कहाँ पर? डायफ्राम के नीचे उदरीय गुहा में। दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों? डायफ्राम के नीचे उदरीय गुहा में। जैसे यहाँ पर है डायफ्राम है दोस्तों और डायफ्राम के नीचे उदरीय गुहा में अमाशय स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, और अमाशय में अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। दोस्तों हमने बात की थी फर्स्ट कक्षा के अंदर ही हमने बात की थी कि अमाशय के अंदर जो पाचन में सहायता करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो जठर ग्रंथियाँ होती है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है दोस्तों? जठर रस निकलता है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी कि ये जो इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये चित्र बना लो और उसमें 3 भाग लिख लो। पहला भाग कार्डियक है, दूसरा फंडिक है और तीसरा पाइलोरिक भाग है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये जो ग्रास नाल कंप्लीट होती है और अमाशय शुरू होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होता है और जहाँ पर ये अमाशय पूरा होता है और जहाँ छोटी आंत शुरू होता है यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। 2 वॉल्व होता है। जो दोस्तों ये वॉल्व है उस वॉल्व को नाम कहते हैं, जैसे ऊपर वाला भाग कार्डियक है तो उसको कहते हैं दोस्तों कार्डियक वॉल्व। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियक वॉल्व। और जहाँ नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पाइलोरिक भाग का भाग है, इसलिए इसको कहेंगे पाइलोरिक वॉल्व। दोस्तों ये 2 वाल्व है। जब भोजन की बोलस अवस्था ग्रास नाल से अमाशय के अंदर पहुंचता है भोजन, तब दोस्तों सबसे पहले दोनों वाल्व बंद होते हैं और दोनों वाल्व बंद होने के बाद में अमाशय के अंदर जो पाचन है वो प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों वाल्व, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों वाल्व बंद होने से पाचन शुरू होता है दोस्तों। दोनों वाल्व बंद होने से क्या होता है दोस्तों? पाचन शुरू होता है। अमाशय के अंदर पाचन कैसे शुरू होगा? अमाशय के अंदर दोनों तरफ 2 वाल्व होते हैं। ऊपर वाला भाग कार्डियक है इसलिए कार्डियक वाल्व और नीचे वाला भाग पाइलोरिक है इसलिए पाइलोरिक वाल्व है। दोनों वाल्व जब दोस्तों बंद होता है तब इसका पाचन शुरू होता है दोस्तों। उसके बाद में हम ये आप लिख लो, इसके 3 भाग है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 भाग हो गए दोस्तों। उसके बाद में जैसे अमाशय है, अमाशय के यहाँ पर इस साइड में दोस्तों एक झिल्ली होती है। अमाशय के अंदर जो जठर रस होता है उसमें दोस्तों HCl प्रोवाइड होता है। HCl का pH बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। HCl जो pH होता है वो दोस्तों 1.5 के लगभग होता है और वो इतना खतरनाक मतलब तेजाब होता है, अम्ल होता है, जो बाहर अगर शरीर के किसी भी भाग पे पड़ जाता है तो वो जल जाता है। ठीक है, जल उठता है दोस्तों। तो जिसके कारण अगर ये अमाशय के अंदर जैसे स्रावित होता है तो अमाशय का जो खुद का भाग है वो क्यों नहीं जलता है? तो जो अमाशय की जो आवरण है रक्षा करने वाला उसको कहते हैं श्लेष्मा। ये श्लेष्मा है, ये HCl से अमाशय को खुद को नहीं जलने देता है, इसलिए इसका जो आवरण है यह आवरण इसको श्लेष्मा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे डिटेल में लिख लेंगे। एक बार आप यहाँ पर श्लेष्मा लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर जो फंडिक वाले भाग में दोस्तों कुछ कांटेनुमा संरचना होती है। फंडिक वाले भाग में कुछ कांटेनुमा संरचना होती है दोस्तों जिसको हम रुज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रुज्जी कहते हैं। जो कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम रुज्जी कहते हैं, ये फंडिक भाग में होती है दोस्तों। रुज्जी दोस्तों क्या होती है? जब हमें भूख लगती है,
भूख लगती है जो हमें जैसे पेट में कुछ चुभन सी महसूस होती है, भूख लगने पर जो चुभन सी महसूस होती है तो उस समय ये क्या है, कांटे ये खड़े हो जाते हैं तो ये हमारे चुभते हैं, इसलिए इनको मतलब रुज्जी कहते हैं। ये फंडिक भाग में होती है इसलिए हमें वो होती है। उसके बाद में दोस्तों जैसे पेट में हम जैसे हम बात करते हैं कि चूहे दौड़ते हैं, चूहे दौड़ना महसूस होना जो भी संरचना है वो भी इन्हीं कांटेनुमा या रुज्जी के कारण होता है, ये फंडिक भाग में होता है। अब दोस्तों जैसे अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा बेहतरीन सा जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कौन सी कोशिकाएं का हम चर्चा करेंगे। पहली है दोस्तों जी सेल। पहली कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? जी सेल। पहली कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? जी सेल। जी सेल क्या करती है दोस्तों? जी सेल है वो गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन दोस्तों? गैस्ट्रिन हार्मोन को स्रावित करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों? गैस्ट्रिन हार्मोन करता है अमाशय में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है दोस्तों। अमाशय में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ कौन करता है दोस्तों? तो अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिसमें जी सेल होती है। जी सेल एक हार्मोन स्रावित करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? अमाशय में पाचन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करता है। जैसे ही भोजन मुख से, जो भोजन की बोलस अवस्था है वो मुख से अमाशय में प्रवेश करती है, ग्रास नाल से अमाशय में प्रवेश करता है, सबसे पहले क्या करता है? जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और वो अमाशय में भोजन प्रक्रिया प्रारंभ करता है दादा दोस्तों। दूसरी जो सेल है हमारी, दूसरी सेल है, उसको सेल को कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। उसका क्या नाम है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बार बार। ऑक्जेंटिक, दूसरी सेल का क्या नाम है दोस्तों? ऑक्जेंटिक सेल। और इसका दूसरा नाम भी है पैराटाइल। क्या दोस्तों? ऑक्जेंटिक सेल का जो दूसरा नाम है उसको पैराटाइल सेल भी कहता है। तो जो हमारी जो दूसरी सेल है वो ऑक्जेंटिक सेल है दोस्तों, पैराटाइल सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये क्या करती है दोस्तों? ये करती है HCl का स्त्रावण। HCl का स्त्रावण करती है दोस्तों ऑक्जेंटिक सेल। तो जैसे हमारा जो जठरस बोलते हैं और जो अमाशय के अंदर HCl आता है उसका स्रावण कौन करती है दोस्तों? ऑक्जेंटिक सेल करती है। ऑक्जेंटिक कोशिका है या फिर पैराटाइल कोशिका वो HCl का स्रावण करती है। जी सेल है वो कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करता है। फिर HCl का क्या काम है दोस्तों? HCl का pH कितना है? 1.5 है दोस्तों। फिर HCl क्या करता है दोस्तों? HCl कीटाणु मारता है, कीटाणुनाशक है दोस्तों। फिर HCl क्या करता है दोस्तों? भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है। दोस्तों नोट्स बना लो, एक भी फैक्ट मैं नहीं छोड़ूंगा और एग्ज़ाम से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला आज के कक्षा से, ठीक है दोस्तों। तो भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है। उसके बाद में HCl और क्या करता है दोस्तों? लार में निकलने वाली क्रियाविधि को रोकता है। HCl क्या करता है दोस्तों? लाल में जो होने वाली क्रियाविधि है, जैसे लार अभी हमने पहले पढ़ी थी दोस्तों, जैसे मुख में जो पाचन होता है उसमें क्या है, जो लार में जो टाइलिन वगैरह जो क्रियाविधि होती है वो उनको यहाँ रोकने का काम कौन करता है दोस्तों? ये HCl करता है। तो लार में निकलने वाली क्रियाविधि को रोकता है दोस्तों। HCl क्या करता है? लार में निकलने वाली क्रियाविधि को दोस्तों रोकता है, ठीक है। लार में निकलने वाली क्रियाविधि को रोकता है दोस्तों। ये जीवाणु या कीटाणु मारता है। हमने बात की थी मुख गुहा के अंदर जो लाइसोसोम एंजाइम है वो हमारा जो जीवाणु और कीटाणु मारता है, लेकिन जो जीवाणु और कीटाणु लाइसोसोम नहीं मार पाता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, उसको मारने का काम कौन करता है दोस्तों? HCl करता है। HCl का स्रावण कौन करता है दोस्तों? ऑक्जेंटिक सेल करती है। इसका pH कितना है? 1.5 होता है। ये कीटाणु मारता है, भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है दोस्तों, लार में निकलने वाली क्रियाविधि को ये रोकता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है HCl का वो ये है, ये सभी एंजाइमों को सक्रिय करता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सभी एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है दोस्तों? HCl करता है। सभी एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है दोस्तों? HCl करता है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एंजाइमों को सक्रिय करता है। सभी एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है दोस्तों? HCl करता है। जब हमारे शरीर में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है दोस्तों। एसिडिटी जब होना ही शरीर में HCl की मात्रा अधिक हो जाना है। जैसे हम भोजन में खाना अधिक खाते हैं तो हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को कम करने के लिए, अर्थात अम्ल को कम करने के लिए हम सार खाते हैं। और सार कौन सा सार खाते हैं? MgOH होल्ट OH खाते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का सार है, इसको दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgH होल्ट OH को क्या कहते हैं दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ दोस्तों मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये हम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या खाते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, अर्थात सार खाते हैं, अर्थात MgOH होल्ट OH खाते हैं, या इसका दूसरा नाम आप इनो कह लो। हम इनो खाते हैं। एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों?
इनो खाते हैं। जैसे HCl है, HCl दोस्तों इतना खतरनाक होता है, जब हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं, जो हमें उल्टी होती है, तो उल्टी के कारण हमें जो जलन होती है, जलन होने का भी कारण दोस्तों HCl है। जैसे आप कहीं जाते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिठाई या खीर खा लें या फिर कुछ गुलाब जामुन वगैरह कुछ चीज़ खा लें, तो हमें जो उल्टी होगी वो मीठी उल्टी होगी, लेकिन ये दोस्तों गलत है। हमें जो उल्टी होगी उसमें जलन ज़रूर होगी, वो किसके कारण होती है दोस्तों? HCl के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 2 सेल पढ़ी है। कौन कौन सी सेल पढ़ी है? एक तो हमने पढ़ी है दोस्तों जी सेल पढ़ी है, वो क्या करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो हमेशा में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है। दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा था ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराटाइल सेल पढ़ा था। उसमें ये क्या करता है? HCl का सराउंड करता है। HCl का pH 1.5 होता है, कीटाणु मारता है, ये अम्लीय रूप प्रदान करता है, लार में निकलने वाली क्रियाविधि को रोकता है दोस्तों। HCl क्या करता है? श्रमणीय एंजाइमों को सक्रिय करता है दोस्तों। और जब HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए सार लेते हैं दोस्तों। MgOH वोल्टोइज जिसका फॉर्मूला है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं दोस्तों, या फिर इनो लेते हैं दोस्तों। HCl की अधिकता से अर्थात उल्टी होती है, तो HCl के कारण ही जलन होती है। अभी तक तो बात हमने ये HCl के बारे में दोस्तों पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं अगली हमारी जो तीसरी कोशिका है, वो कौन सी कोशिका है दोस्तों? वो तीसरी कोशिका कौन सी है? उससे पहले दोस्तों एक पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में नीट में एक जो सवाल पूछा था, वो एक्जोंटिक सेल के, एक्जोंटिक जो सेल है उसी से एक सवाल पूछा था दोस्तों नीट के अंदर, वो भी बात कर लेते हैं। तो ये समझ लो कि हमारी कक्षा में देख लो, नीट में से भी प्रश्न हमारी कक्षा से आया है। तो ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल के अंदर एक जो कारक है, उसको कारक का नाम है नेज कारक। ये हमें रीट में पूछा था। ऑक्जेंटिक सेल के अंदर एक कारक है, वो क्या है दोस्तों? उस कारक का क्या नाम है? नेज कारक है। ये हमें नीट पूछा था। नेज कारक क्या करता है दोस्तों? नेज कारक करता है RBC का परिपक्वन। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है परिपक्वन। नेज कारक क्या करता है दोस्तों? ये RBC का परिपक्वन करता है। और क्या करता है दोस्तों नेज कारक? ये विटामिन B12 का अवशोषण करता है दोस्तों। क्या करता है? विटामिन B12 का दोस्तों अवशोषण करता है। नेज कारक क्या करता है? विटामिन B12 का अवशोषण करता है दोस्तों विटामिन B12 का, जो विटामिन B12 का क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक क्या नाम है दोस्तों? याद लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन B12 का अवशोषण नेज कारक द्वारा किया जाता है। नेज कारक क्या करता है? RBC का परिपक्वन करता है। ये ऑक्जेंटिक सेल का भाग है दोस्तों। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालिन है दोस्तों। और विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है दोस्तों। कोबाल्ट तत्व की कमी से एक रोग होता है दोस्तों। किसकी कमी से रोग होता है दोस्तों? कोबाल्ट की कमी से एक रोग होता है दोस्तों। कोबाल्ट की कमी से एक रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया होता है दोस्तों। एनीमिया, कौन सा एनीमिया होता है? एनीमिया, सभी एनीमिया होता है दोस्तों। जैसे रक्त की कमी से होने वाला एनीमिया होता है दोस्तों। आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है दोस्तों। फोलिक अम्ल, विटामिन B6 ये अर्थात फोलिक अम्ल की कमी से भी दोस्तों एनीमिया होता है। तो ये सारे प्रकार के एनीमिया होते हैं दोस्तों। लेकिन जो कोबाल्ट की कमी से जो होने वाला एनीमिया है उसको दोस्तों कहते हैं, ये आप लिख लो, कोबाल्ट की कमी से होने वाले एनीमिया को आप लिख लो परनीसियस। क्या कहते हैं दोस्तों? परनीसियस एनीमिया। कोबाल्ट की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहते हैं दोस्तों? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेज कारक विटामिन B12 का अवशोषण करता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और कोबाल्ट की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा है? परनीसियस एनीमिया कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगली अपनी जो तीसरी सेल है, उस सेल के बारे में बात कर देते हैं। मैं इसमें जैसे दोस्तों इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। तीसरी सेल है हमारी, कौन सी सेल है? उसका नाम है दोस्तों चीफ सेल। चीफ सेल या उसको हम कह सकते हैं दोस्तों मुख्य सेल। पहली सेल हमने पढ़ ली दोस्तों, कौन सी सेल थी? जी सेल थी। उसके बाद में कौन सी थी? दूसरी ऑक्जेंटिक सेल थी। ठीक है, और तीसरी सेल पढ़ रहे हैं हम दोस्तों चीफ सेल या मुख्य कोशिका। यहाँ पे लिख लो नीचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीफ सेल के अंदर क्या क्या दोस्तों? चीफ सेल के अंदर तीन एंजाइम होते हैं दोस्तों। और वो एंजाइम किस में होता है? निष्क्रिय होते हैं। चीफ सेल के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और उनको सक्रिय कौन करता है दोस्तों? निष्क्रिय होते हैं, उनको सक्रिय दोस्तों HCl उनको सक्रिय करता है। अभी हमने पढ़ा था HCl क्या करता है? सभी एंजाइमों को सक्रिय करता है दोस्तों। इसलिए जो मुख्य सेल के अंदर 3 एंजाइम होते हैं वो मूलतः निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और उनको HCl द्वारा सक्रिय किया जाता है। कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं दोस्तों? पहला होता है पेप्सिनोजेन। कौन सा होता है दोस्तों? पेप्सिनोजेन। दूसरा होता है दोस्तों प्रोरेनिन। कौन सा होता है? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और तीसरा होता है दोस्तों जठरीय लाइपेज। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? जठरीय लाइपेज। दोस्तों लाइपेज होता है, लेकिन ये क्या है कि जैसे अमाशय में होता है तो उसको जठर कहते हैं, इसलिए इसको जठरीय लाइपेज कहते हैं। तो पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और जठरीय लाइपेज। जैसे नॉर्मली हम दोस्तों जैसे वगैरह साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ यही पढ़ा जाता है कि अमाशय के अंदर
पेप्सिन और रेनिन वगैरह ये जो एंजाइम होते हैं वो इसमें भोजन का पाचन करता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि दोस्तों इनको जो इनका है वो मतलब ये कहाँ से निकलते हैं, किस सेल से निकलता है, HCl किस सेल से निकलता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन वगैरह ये दोस्तों कोई भी नहीं लिखाता है। सिर्फ 3 हार्मोन्स वगैरह जो 3 एंजाइम वगैरह वो बताया जाता है। लेकिन जो मुख्य कारण वो है कि भाई जो मुख्य सेल है, मुख्य सेल से 3 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज होते हैं। ये तीनों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। HCl उनको सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करता है और HCl किससे निकलता है, वो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को जो निष्क्रिय अवस्था में उसको सक्रिय अवस्था में करके किस में बदल देता है दोस्तों, पेप्सिन में। किस में बदल देता है दोस्तों, पेप्सिन में। उसके बाद में प्रोरेनिन को दोस्तों किस में बदल देता है, वो रेनिन में। और लाइपेज को दोस्तों वो लाइपेज में ही रखता है। तो दोस्तों पेप्सिनोजेन होता है निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में हो जाता है पेप्सिन। प्रोरेनिन होता है निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में हो जाता है रेनिन। तो अब ये दोनों सक्रिय अवस्था में हो गए, पेप्सिन और रेनिन। ये हमें जो हमारे के अंदर है वो भोजन का पाचन करता है। तो दोस्तों जैसे पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है दोस्तों, प्रोटीन का। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है दोस्तों, पेप्टोन में। अभी तक हमने पढ़ा था दोस्तों कि सबसे पहले किसका पाचन हुआ है, हमारे मुख गुहा के अंदर हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। टाइलिन या एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला है, माल्टोज में बदला है। किस में बदला है दोस्तों, माल्टोज में। तो हमने बात की थी कि पूरे जो हमारे जो मुख जो हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर हम 3 पाचन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है। 6 पोषक तत्वों में से 3 का पाचन यही होता है। ठीक है, और बाकी 3 का पाचन नहीं होता है। विटामिन का सीधा अवशोषण होता है, जल और खनिज लवण का भी सीधा अवशोषण होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन हो गया, मुख के अंदर हो गया। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल दिया किसने, टाइलिन ने। लेकिन ये सिर्फ 30% के आसपास में पाचन हुआ है। बाकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो दोस्तों सीधा छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सीधा कहाँ होगा, मुख्य बाद में छोटी आंत में होगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय के अंदर नहीं होता दोस्तों। उसके बाद में अमाशय में आता है। तो अमाशय में आते हैं सबसे पहले किसका पाचन होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है दोस्तों। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है दोस्तों। उसके बाद में बात की हमने रेनिन की। दूसरा एंजाइम है अमाशय के अंदर रेनिन। रेनिन दोस्तों क्या करता है, रेनिन दोस्तों दूध का पाचन करता है। बच्चों के अंदर जो दूध है, दूध का या फिर माँ के दूध का पाचन करता है। ये रेनिन क्या करता है दोस्तों, दूध का पाचन करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, कैसीन प्रोटीन होता है। लिख लो, रेनिन दूध का पाचन करता है। और दोस्तों दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें क्या है कि रेनिन है वो रेनिन धीरे धीरे उम्र के साथ में एंजाइम कम हो जाता है, जिसके कारण बूढ़े या फिर वृद्ध व्यक्तियों के अंदर में दूध का पाचन नहीं होता है। इसलिए उनको डॉक्टर है वो है दही खाने की सलाह देता है, सीधा दही खाने की सलाह देता है। जैसे हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते ही अगर सीधी उल्टी कर देते हैं, क्या दूध पीते ही अगर वो उल्टी कर देते हैं, तो उल्टी करते ही उनके जो जस्ट दूध पिया तुरंत उल्टी करने के कारण उल्टी वो किसकी होती है, हमारे दही की उल्टी होती है। अर्थात दूध का तुरंत फट जाना किसके कारण होता है, रेनिन के कारण होता है। बच्चों के अंदर रेनिन होता है प्रोटीन, और वो दूध के जो कैसिन प्रोटीन है उसका पाचन कर देता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम है वो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन होता है, उसका पाचन कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की अमाशय के अंदर चीफ सेल की बात की। चीफ सेल के अंदर 3 निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, कौन से, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिनोजेन को सक्रिय HCl करता है और वो पेप्सिन में बदल जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है, और लाइपेज ही रहता है। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है, और रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब तीसरा जो एरिया है लाइपेज क्या करता है दोस्तों, ये लाइपेज करता है वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है दोस्तों, वसा का करता है। अर्थात वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में वसा को तोड़ देता है। लाइपेज क्या करता है, जठरी लाइपेज क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये आप लिख लो कि जो जठरी लाइपेज है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो दोस्तों वसा का सबसे पहले भी पाचन कहाँ शुरू हो गया, अमाशय के अंदर हो गया। ये अमाशय के अंदर जो लाइपेज है उन्होंने क्या किया, वसा को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ, अमाशय में। वसा का सबसे पहले पाचन कहाँ, अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ दोस्तों, मुख में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। हमारी 3 सेल कंप्लीट हो गई दोस्तों, जी सेल, ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल हमने कंप्लीट कर ली। जी सेल में गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, अमाशय में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, HCl का pH 1.5 होता है। ऑक्जेंटिक सेल है वो HCl का स्रावण करती है। उसके बाद में हमने पढ़ा चीफ सेल 3 एंजाइम स्रावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारी जो अगली सेल है वो अगली सेल हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगली सेल है गॉबलेट सेल। कौन सी सेल है दोस्तों,
चौथी सेल है दोस्तों, वो उसका क्या नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती है, अमाशय के अंदर पाई जाती है। तो गॉबलेट सेल कौन सी सेल है दोस्तों, चौथी सेल है हमारी, वो गॉबलेट सेल है। गॉबलेट सेल क्या करती है दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि जो अमाशय है, जो अमाशय है, अमाशय की जो अंदर की जो परत है वो उसकी जो HCl से सुरक्षा कौन करती है, वो करती है दोस्तों श्लेष्मा। कौन करती है दोस्तों, श्लेष्मा। अब श्लेष्मा का श्रावण कौन करती है, गॉबलेट सेल करती है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। और गॉबलेट सेल क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा क्या करती है, HCl अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है अमाशय को। किसको, अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। HCl अम्ल से क्या करती है, अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या करती है गॉबलेट सेल, स्वपाचन को रोकती है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो HCl अमाशय खुद को ही पचा देता है, इसलिए ये स्वपाचन को रोकती है दोस्तों। स्वपाचन को कौन रोकती है दोस्तों, श्लेष्मा रोकती है। HCl अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करती है, श्लेष्मा करती है दोस्तों। श्लेष्मा का श्रावण कौन करते हैं दोस्तों, गॉबलेट सेल करती है। श्लेष्मा का श्रावण कौन करता है दोस्तों, गॉबलेट सेल करती है। ठीक है। और अंतिम जो हमारी सेल होगी वो होगी इसकी अर्जेंटाफिन सेल। कौन सी सेल होगी दोस्तों, अर्जेंटाफिन सेल। कौन सी सेल होगी दोस्तों, अर्जेंटाफिन सेल। याद रख लेना दोस्तों, 5 सेल होती है, जी सेल, ऑक्जेंटिक सेल होती है दोस्तों, चीफ सेल होती है, गॉबलेट सेल होती है, और दोस्तों अर्जेंटाफिन सेल होती है। अर्जेंटाफिन सेल क्या करती है दोस्तों, अर्जेंटाफिन जो सेल होती है वो सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है दोस्तों, सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। सीरोटोनिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, सीरोटोनिन हार्मोन है वो है पाचन स्पंदक दोस्तों। सीरोटोनिन हार्मोन क्या है, पाचन स्पंदक हार्मोन है दोस्तों। क्या है, कौन सा हार्मोन है दोस्तों, पाचन स्पंदक हार्मोन है। ये क्या करता है दोस्तों, पाचन क्रिया को अमाशय में रोकता है दोस्तों, पाचन क्रिया को दोस्तों रोकता है। अभी हमने बात की थी पाचन क्रिया को शुरू करता है। पाचन क्रिया को शुरू कौन करता है दोस्तों, पाचन क्रिया को शुरू करने वाला हार्मोन कौन सा था दोस्तों, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन है वो अमाशय के अंदर पाचन क्रिया को शुरू करता है। और उसको स्रावित कौन करता है दोस्तों, जी सेल है वो गैस्ट्रिन हार्मोन निकालती है और वो पाचन क्रिया को शुरू करती है। और जो अर्जेंटाफिन सेल है वो सीरोटोनिन हार्मोन निकालती है और यह क्या करता है दोस्तों, अमाशय के अंदर पाचन क्रिया को रोकती है। गॉबलेट सेल क्या करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है, ये HCl से सुरक्षा प्रदान करती है, स्वपाचन को रोकती है दोस्तों। जो मुख्य सेल्स है वो उसमें हमने पढ़ी थी कि ये 3 जो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन और लाइपेज का स्रावित करती है। ये एक निष्क्रिय एंजाइम है, उसको HCl द्वारा सक्रिय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 सेल कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों जैसे हमने बात की कि अर्जेंटाफिन सेल है वो सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, पाचन स्पंदक हार्मोन कहते हैं उसको, अर्थात ये पाचन क्रिया को रोकता है। लेकिन दोस्तों जो सीरोटोनिन हार्मोन है वो हमारे शरीर में एक जगह और पाया जाता है। सीरोटोनिन हार्मोन है वो हमारे शरीर में एक जगह और पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जैसे हमारे एक शरीर के अंदर एक कोशिका होती है, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों एक कोशिका होती है, कौन सी दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है मास्ट कोशिका। हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है दोस्तों मास्ट कोशिका, उसके अंदर ये सीरोटोनिन हार्मोन और पाया जाता है। एक तो सीरोटोनिन हार्मोन अमाशय में पाया जाता है, अर्जेंटाफिन सेल द्वारा निकाला जाता है, वो पाचन क्रिया को रोकता है। दूसरा है दोस्तों एक मास्ट कोशिका होती है शरीर में, उसके अंदर एक सीरोटोनिन हार्मोन पाया जाता है। तो मास्ट कोशिका के अंदर कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो हार्मोन पाया जाता है हिस्टामिन। कौन सा हार्मोन दोस्तों, हिस्टामिन। मास्ट कोशिका को क्या होती है दोस्तों, मास्ट कोशिका शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है दोस्तों। मास्ट कोशिका होती है वो शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है दोस्तों। ये प्रतिरक्षा का काम करती है दोस्तों। तो इसके अंदर एक तो पाई जाती है हिस्टामिन हार्मोन, मास्ट कोशिका से एक तो हिस्टामिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। हिस्टामिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, हिस्टामिन हार्मोन है एंटी एलर्जी कारक। क्या दोस्तों, एंटी एलर्जी कारक, अर्थात ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों एंटी एलर्जी कारक हार्मोन कौन सा है, हिस्टामिन हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी एलर्जी कारक हार्मोन कौन सा है, हिस्टामिन हार्मोन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया हार्मोन है। दूसरा कौन सा हार्मोन है दोस्तों, हिपेरिन। मास्ट कोशिका दूसरा कौन सा हार्मोन निकालता है दोस्तों, हिपेरिन। इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, हिपेरिन और हिस्टामिन का दोस्तों यकृत के अंदर। ठीक है, वो आगे हम जब यकृत पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में वापस चर्चा कर लेंगे। फिर एक बार इतना याद रखो, मास्ट कोशिका से हिस्टामिन हार्मोन निकलता है, ये एंटी एलर्जी कारक हार्मोन होता है। दूसरा मास्ट कोशिका से हिपेरिन हार्मोन निकलता है, ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। क्या होता है दोस्तों, ये प्राकृतिक क्या होता है, ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है दोस्तों, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। प्रतिस्कंदन दोस्तों, स्कंदन किसे बोलते हैं, रक्त के थक्का को बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। क्या करता है दोस्तों, शरीर को रक्त को शरीर में जमने से रोकता है, अर्थात प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है दोस्तों।
जैसे दोस्तों हम जैसे ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद में हमारे शरीर में तो ब्लड को जमने नहीं देता हिपेरिन, लेकिन अगर यदि ब्लड बैंक के अंदर अगर कुछ ऐसा कौन सा तत्व मिलाते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर भी रक्त को जमने नहीं देता है, अगर उसके अंदर मिलाया जाता है दोस्तों EDTA नाम का जो तत्व मिलाया जाता है, अगर इसको नहीं मिलाते हैं तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड जम जाता है दोस्तों। तो प्राकृतिक रूप से हमारे जो शरीर में मिला हुआ होता है वो होता है हिपेरिन हार्मोन होता है, जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है, अर्थात वो लगातार बहने देता है। लेकिन जो ब्लड बैंक के अंदर हम जब जैसे ब्लड देने के बाद में हिपेरिन बनता नहीं है तो ब्लड बैंक के अंदर EDTA मिलाया जाता है, अर्थात इसका जो फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन। दोस्तों कौन सी है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA है, वो ब्लड बैंक में मिलाया जाता है ताकि रक्त वहाँ पे जमे नहीं। तो दोस्तों मास्ट कोशिका एक तो हिस्टामिन हार्मोन निकालती है, एंटी एलर्जी कारक होता है, दूसरा हिपेरिन हार्मोन निकालती है, वो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात रक्त को जमने से रोकता है। दूसरा EDTA होता है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये हिपेरिन और किसका स्रावित करता है दोस्तों, मतलब ये मास्ट कोशिका और किसका स्रावित करती है दोस्तों, तो मास्ट कोशिका स्रावित करती है सीरोटोनिन हार्मोन। अभी हमने बात की थी सीरोटोनिन हार्मोन हमने बात की थी, अमाशय के अंदर होती है, अर्जेंटापिन सेल होती है जो पाचन क्रिया को रोकती है। तो हमारे शरीर में वो सीरोटोनिन हार्मोन है, वो यहाँ पाया जाता है, हिस्टामिन और हिपेरिन के साथ में मास्ट कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो सीरोटोनिन हार्मोन की क्या करता है दोस्तों, ये होता है रक्तवाहिका, अर्थात रक्तवाहिका संकीर्णक होता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे ये जो रक्त वाहिनियाँ होती है, ये धमनी जैसे इसे बोलते हैं, ये धमनी है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है दोस्तों, शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त कहता है। ठीक है, तो ये जो रक्त वाहिका होती है दोस्तों, इनको दोस्तों डिस्ट्रेस करने का काम करती है। डिस्ट्रेस करने का जो काम है वो कौन करती है, रक्त वाहिका संकीर्णक होती है, सीरोटोनिन हार्मोन होता है, वो इनको डिस्ट्रेस करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये धमनी है, यहाँ पर एक जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉट, उसको बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रोम्बस। और यदि ये थ्रोम्बस यहाँ से ट्रांसफर होकर अगर यहाँ पर पहुँच गया तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एनाबोलस। क्या बोलेंगे दोस्तों, एनाबोलस। थ्रोम्बस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, एनाबोलस। ये क्या दोस्तों, ये धमनी है, धमनी में दोस्तों हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। एक दोस्तों धमनी का अपवाद है जिसको नाम है पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी दोस्तों, पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। और सीरा में कौन सा रक्त बहता है दोस्तों, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सीरा है उसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी हो गई मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका के अंदर हिस्टामिन प्रति एलर्जी कारक, हिपेरिन प्रतिस्कंदक और सीरोटोनिन रक्त वाहिनियाँ संकीर्णक होता है दोस्तों। अब इसमें जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की दोस्तों, जैसे रक्त का जो थ्रोम्बस से बना हुआ थक्का। ठीक है दोस्तों, रक्त का थक्का के अंदर क्या क्या काम आता है दोस्तों, रक्त का थक्का के अंदर एक तो दोस्तों होता है जैसे फाइब्रिनोजन। क्या आता है दोस्तों, फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का के अंदर दोस्तों एक तो होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। ये दोस्तों दोनों क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। ये दोनों क्या दोस्तों, प्रोटीन है। और जो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के रूप में काम आता है तो दोस्तों वो आता है विटामिन के। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, वो रक्त का थक्का जमाने में काम आने वाले प्रोटीन होते हैं दोस्तों। और विटामिन के है, ये भी रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। और जो अगर तत्व की बात करें तो कौन सा तत्व है दोस्तों, कैल्शियम तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रक्त के थक्का जमाने में किस तत्व का भाग अर्थात योगदान होता है, वो कैल्शियम तत्व का होता है। कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से है। फाइब्रिनोजन जो प्रोथ्रोम्बिन है वो रक्त का थक्का जमाने में योगदान करने वाले दोस्तों प्रोटीन होते हैं। ये भी प्रोटीन कहाँ पे जो संश्लेषण होता है इसका दोस्तों, यकृत में होता है। आगे हम जब यकृत लीवर पढ़ेंगे उसमें हम ये वापस आपको लिखा देंगे। उसके अलावा दोस्तों जैसे रक्तदाब जो मापने का यंत्र होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर। दोस्तों क्या कहते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर कहते हैं उसको। रक्तदाब मापने का यंत्र है दोस्तों। ये तो सभी में लिखा था लेकिन ये कोई नहीं लिखा हुआ था। ये किस में रक्त सबसे पहले नापा गया था, घोड़े में सर्वप्रथम। याद रख लेना दोस्तों, स्पिग्नोमेनोमीटर की सहायता से घोड़ों में सर्वप्रथम घोड़े में सर्वप्रथम दोस्तों रक्त नापा गया था। ठीक है, मापा गया था।
तो रक्तदाब मापने का यंत्र है स्पिग्नोमेनोमीटर है, घोड़े में सर्वप्रथम मापा गया था। अभी दोस्तों हाल ही में जैसे रीट में एक प्रश्न पूछा गया था कि रक्त स्कंदक कारकों की संख्या रक्त स्कंदक कारकों की संख्या दोस्तों पहला तो 13 थी। कितनी थी? रक्त स्कंदक कारकों की संख्या पहले तो 13 थी। फिर इन्होंने क्या किया, छठा कारक है वो क्या किया दोस्तों, हटा दिया। अब वर्तमान में रक्त स्कंदक कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12। वर्तमान में रक्त स्कंदक कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12। ये रीट में पूछा था, वर्तमान में रक्त स्कंदक कारकों की जो संख्या कितनी है दोस्तों? 12। पहले 13 थी, छठा कारक हटा दिया गया। अब रक्त स्कंदक कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो अमाशय है दोस्तों, वो अमाशय कंप्लीट हो गया। एक बार हम फटाफट अमाशय को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था पाचन अमाशय। ठीक है, मुख में भोजन की अवस्था वो बोलस होती है, और फिर बोलस हमारे जैसे अमाशय में पहुँचता है। अमाशय आर नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है दोस्तों। इसकी जो आकृति है वो जे आकार की होती है। डायफ्राम के नीचे उदरी गुहा में स्थित होता है दोस्तों। जठरी ग्रंथि से यहाँ इसमें जठर रस निकलता है दोस्तों। 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरिक भाग होता है दोस्तों। 2 वाल्व होते हैं, कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व बंद होने से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। HCl से रक्षा करने वाले जो वो श्लेष्मा होती है दोस्तों, इसमें बीच में रुंजी पाई जाती है जिसमें कांटेनुमा संरचना होती है, वो फंडिक भाग में पाई जाती है दोस्तों। अमाशय की हमने 5 कोशिकाएं पढ़ी थी। पहली कोशिका हमने जी सेल पढ़ी थी, वो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करता है, ये अमाशय में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है। दूसरा हमने पढ़ी थी ऑक्जेंटिक सेल या पेराटाइल सेल दोस्तों, ये HCl का स्रावन करता है। HCl का pH 1.5 होता है दोस्तों। ये कीटाणु को मारता है, अम्लीय रूप प्रदान करता है, लार को निकलने वाली क्रियाविधि को रोकता है, सभी एंजाइमों को सक्रिय करता है। ठीक है, HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है, जिसको कम करने के लिए सार लेते हैं। सार कौन सा? MgO सॉल्ट वाइज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं दोस्तों, या फिर इनो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नेज कारक होता है जो RBC का परिपक्वन करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट तत्व होता है, कोबाल्ट की कमी से एक एनीमिया होता है, उसको नाम है परनीशियस एनीमिया दोस्तों। ये सभी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। उसके बाद में हमारी जो अगली सेल है हमने पढ़ी थी मुख्य सेल। तीसरी सेल मुख्य सेल पढ़ी थी। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, तीनों निष्क्रिय अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिनो, जठरी लाइपेज। इनको HCl है वो सक्रिय करता है। सक्रिय करने के बाद में पेप्सिनोजन पैप्सिन बन जाता है, प्रोरेनिन रेनिन बन जाता है, लाइपेज ही रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर पेप्सिन क्या करता है? फिर पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और वो पेप्टोन में बदल देता है दोस्तों। पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन में बदल जाता है। पेप्टोन का आगे छोटी आंत में पाचन होगा दोस्तों। दूध का पाचन रेनिन करता है दोस्तों। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुख में होता है, वो टाइलिन है माल्टोज में बदल देता है। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन अमाशय के अंदर होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, लाइपेज। तो वसा का भी सबसे पहले पाचन दोस्तों छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा थी अगली सेल है गॉबलेट सेल होती है, वो श्लेष्मा का सराउंड करती है, वो HCl से सुरक्षा प्रदान करती है, उसके पाचन को रोकती है। फिर हमने लास्ट में पढ़ी थी अर्जेंटापेन सेल होती है, वो सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों? सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये पाचन संबंधक हार्मोन होता है, अमाशय में पाचन क्रिया को रोकता है। फिर हमने बात की थी कि सीरोटोनिन हार्मोन शरीर में एक जगह और होता है, वो होता है दोस्तों मास्ट कोशिका में। फिर मास्ट कोशिका हिस्टामिन हार्मोन स्रावित करती है, वो एंटी एलर्जी कारक होता है दोस्तों। फिर मास्ट कोशिका हिपेरिन हार्मोन स्रावित करती है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। और जो ब्लड बैग के अंदर जो EDTA तत्वों का यूज किया जाता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है दोस्तों, ये वहाँ रक्त को जमने से रोकता है। फिर हमने बात की थी सीरोटोनिन हार्मोन भी होता है, ये मास्ट कोशिका में होता है, वो क्या करता है दोस्तों? रक्त वाहिका संकीर्णक होता है दोस्तों, और ये क्या करता है दोस्तों? रक्त वाहिनियों को डिस्ट्रेस करता है। फिर हमने बात की थी रक्त का थक्का दोस्तों क्या करता है? ये किससे बनता है? तो ये दोस्तों फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोटीन है, ये रक्त को थक्का बनाने में काम आता है दोस्तों। विटामिन K है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। कैल्शियम तत्व है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। रक्तदाब मापने का यंत्र हमने बात की थी स्पिग्नोमेनोमीटर होता है दोस्तों, घोड़ा में सर्वप्रथम मापा गया। उसके बाद में हमने बात की थी रक्त स्कंद कारकों की संख्या पहले 13 थी, छठा कारक हटा दिया गया, वर्तमान में संख्या 12 है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों। अमाशय हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों अमाशय वाली कक्षा है आपको कैसी लगी, इसका कंटेंट कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दोस्तों छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।